जनता का मत ही सही दिशा दिखाता है, क्योंकि जब आवाज मिलती है तो बदलाव की लहर पैदा होती है। जनमत से जुड़े रहिए, क्योंकि यही असली ताकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको रोजाना रात को 9 बजे और रिपीट रात को 12 बजे दिखाते हैं आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। और जनमत में आज भी अहम मुद्दे आपके लिए लेकर आए, चाहे महाकुंभ की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल में कैसे विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी को एक तरीके से हटा दिया गया, उसको ईद में ऐड कर दिया गया, फिर जन आक्रोश हुआ और उसको फिर से वापस बहाल करना पड़ा। ये तमाम मुद्दे रहेंगे। लेकिन चलिए, आज महाशिवरात्रि की भी बात करेंगे, महाकुंभ की भी बात करेंगे। सभी को एक बार फिर से ही महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह खबर, दिल्ली पुलिस के कमला मार्केट के एसएचओ की पिटाई की गई है। एसएचओ को पीटा गया है। सोचिए, ये जिहादियों ने दिल्ली पुलिस के एसएचओ की पिटाई कर डाली है। इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, जहां पर शाहरुख सैफी नाम के वकील ने एसएचओ की पिटाई की है। साथ ही वकीलों के साथ मिलकर बेरहमी से एसएचओ की पिटाई की जो है घटना सामने आई है, मामला सामने आया है। और दिल्ली पुलिस के कमला मार्केट के ये एसएचओ की पिटाई का मामला सामने आ रहा है। ये है जिहादियों के बुलंद हौसले, जहां पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ को यानी कमला मार्केट के एसएचओ तक को नहीं बख्शा गया, उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। और ये पिटाई अकेले नहीं की गई है, साथ मिलकर शाहरुख सैफी नाम के वकील ने एसएचओ की पिटाई की और उसके साथ उसके साथी वकीलों ने मिलकर एक एसएचओ की पिटाई की है। एक वर्दीधारी अफसर की इस तरीके से पिटाई करना पहली बात तो निंदनीय और सख्त सख्त कार्रवाई इन जिहादियों पर होनी चाहिए। इनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई जो है वो बनती है। लेकिन कैसे इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि दिल्ली पुलिस के, सोचिए, राजधानी की पुलिस के एसएचओ की पिटाई करने की इनकी कैसी हैसियत, कैसा इनकी हिम्मत आ जाती है इनके अंदर। साथ ही वकीलों के साथ मिलकर एक एसएचओ की पिटाई का ये मामला सामने आया है। सबसे पहले आप इस खबर को सुदर्शन न्यूज पर देख रहे हैं। ये दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के साथ, मैं तो कहूंगा, साफ तौर पर एक खिलवाड़ है। और अब जल्द से जल्द एक सख्त और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो कि मिसाल बने और दोबारा कोई ऐसी जरूरत ना करे कि भाई किसी पुलिस वाले को और खास तौर पर एसएचओ को पीटने की जरूरत कर ले और ऐसी गलती दोबारा कर बैठे। तो साथ ही वकीलों के साथ मिलकर एसएचओ की पिटाई का मामला यहां पर सामने आया है। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सागर, इस खबर को सुनते ही ये सामने प्रतीत होता है कि कैसे इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए। एक वकील जो खुद को कहता है शाहरुख, उसने अपने साथी वकीलों के साथ मिलकर एसएचओ की पिटाई कर डाली। पूरे मामले को एक बार विशाल जो आप ब्यौरा एक अच्छे से दीजिए ताकि जनता समझ पाए। देखिए, बिल्कुल ये मामला जो है कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर का बताया जा रहा है। सोमवार सुबह जब दिल्ली पुलिस के एसएचओ की जो पिटाई हुई, उसके बाद से जो हमारे पास जो हाथ लगी है, जो वीडियो तक जो दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी से जो हमने बात करी इस मामले में, तो उस बारे पर कुछ बात करने के लिए तो वो मना कर रहे हैं। लेकिन जो एफआईआर के अंदर जो लिखा है उस पर अगर की बात करें, वो करीब 54 साल की इनकी उम्र बताई जा रही है। इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ हैं कमला मार्केट के, सीएल मीना, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में के अंदर ये तैनात है। और करीब 2014 के अंदर शकरपुर थाने में कोई दर्ज एक मामले की सुनवाई के लिए आज यहाँ पर कोर्ट नंबर 32 के अंदर सुनवाई के लिए आए थे। जैसे ही वहां 11:30 बजे के पास वो वापस लौट रहे थे, वहीं पर कॉम्प्लेक्स, जो कोर्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, वहीं पोस्ट ऑफिस के पास जो आमने सामने जो ये जिहादी वकील है और एसएचओ का आमने सामने हुआ, वहां पर इनकी कुछ बहस हुई थी। और वहां पर ही जो ये सैफी वकील है, इसने एसएचओ का गिरबान पकड़ा और जो उसके साथी वहां पर मौजूद थे, पहले एसएचओ को जमीन पर गिराया गया, वहां पर लाख घूंसों से उनकी पिटाई की गई। फिर घसीटकर, यानी कि कोर्ट परिसर के अंदर ही उनको घसीटकर बाहर की तरफ लाया गया। और जो जानकारी मिल रही है, उनका आईडी कार्ड छीना गया, उनका जो मेडिकल कार्ड था वो छीना गया और उनका पर्स छीना गया। यानी कि बेरहमी से पिटाई की गई वकील सैफी द्वारा। और उसके जो साथी वहां पर मौजूद थे, वर्दी फाड़ी गई, यानी कि दिल्ली पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी गई। वहां पर उनका मोबाइल छीन लिया गया। गेट नंबर 4 के आसपास का ये कोर्ट, जब कड़कड़डूमा से आप बाहर आएंगे तो गेट नंबर 4 के
बाहर ये सारा कुछ हो रहा था। तमाम वकील, तमाम लोग तमाशबीन बने हुए थे, देखते रहे। लेकिन जो हमने वजह जानने की कोशिश करी है जो आला अधिकारियों से, हालांकि इस पर बात करने के लिए तो एसएचओ से भी संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ बोलना ज्यादा नहीं चाहता हूं, लेकिन जो आला अधिकारी है इस पर एफआईआर तो हो गई है, लेकिन जो झगड़ा है ये कोई पुरानी रंजिश है शिवम, ये कोई बहुत पुरानी रंजिश बताई जा रही है एसएचओ और इस सैफी के बीच में। कोई गाड़ी को लेकर कोई बीच में झगड़ा हुआ था और वहां पर अपनी वकालत जो है ये सैफी झाड़ता हुआ थाने गया था, लेकिन एसएचओ ने इसकी बात नहीं मानी थी। तभी सैफी वकील ने धमकी दी थी कि हम तुझे देख लेंगे, और वो दिन जो है आज सोमवार का दिन के बीच के अंदर ये कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर ही ये वकील और एसएचओ का जब आमना सामना हुआ तो देखिए कितने ज्यादा इनके हौसले बुलंद हैं। अब ये दिल्ली पुलिस के चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, क्योंकि कोई एसएचओ कोई छोटे लेवल का ऑफिसर नहीं होता है, बल्कि एक थाने का एक बड़ा अधिकारी है, स्टेशन हाउस ऑफिसर उसको कह सकते हैं हम, बोलते हैं। तो एक बड़ा अधिकारी है एक थाने का, उसको 50 से ज्यादा साल की उम्र है। देखिए आप कोई छोटी उम्र नहीं है, काफी बड़ी उम्र के ये एसएचओ हैं सीएल मीना। उनको कैसे एक सैफी वकील ने घसीट कर वर्दी पर हाथ डाला। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी किस तरह का एक्शन लेते हैं, क्योंकि इस तरह के जब कोर्ट के अंदर वकील जब इस तरह की हरकत करते हैं तो इससे पहले भी हमने देखा है, तो दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ढुलमुल रवैया रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक डर सा इनको वकीलों से लगता ही है। और उसी का ही नतीजा है कि इस तरह का बर्ताव आप देखिए, कितना खराब बर्ताव जो है सीएल यहाँ सैफी वकील ने एक इतने सीनियर अधिकारी, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी के साथ बर्ताव ही नहीं बल्कि सागर। लेकिन मुख्य बात यह है कि वर्दी के साथ इस तरीके का भद्दा मजाक नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति, आपसी रंजिश हो, कुछ भी बात हो, लेकिन एक वर्दी में जो अफसर होता है उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये कानून में इस बात का प्रावधान है। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सागर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरी खबर पर हमें अपडेट के साथ जानकारी दी। दर्शकों, तो इस खबर को हम लगातार आगे भी अपडेट के साथ चलाएंगे और हम चाहेंगे कि भाई इंसाफ हो उस वर्दी वाले पुलिस वाले के साथ, उस एसएचओ के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सी खबरें आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज महाकुंभ, महाशिवरात्रि पे एक स्पेशल सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जनमत में बात करेंगे महाकुंभ और महाशिवरात्रि की। शिव और शक्ति के मिलन का खास पर्व है महाशिवरात्रि। यूं तो हर माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के संयोग को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फागुन माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन की विशेष मान्यता है कि यह शिव पार्वती के विवाह का दिन है। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही महाकुंभ का अंतिम अध्याय यानी अंतिम पवित्र स्नान भी है। कई अखाड़े तो माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद ही विदा ले चुके हैं, लेकिन शिवरात्रि का दिन महाकुंभ की विदाई का दिन भी होता है। इस दिन भी कुछ अखाड़े स्नान करते हैं और फिर कुंभ समापन की घोषणा होती है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ का आज 45 दिनों बाद समापन हो रहा है। अब तक लगभग रिकॉर्ड 65 करोड़ लोग, जी हां 65 करोड़ लोग, कई देशों की आबादी नहीं होगी इतनी, उतने लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा अमेरिका की आबादी जो करीब 34 करोड़ है उससे दोगुना है। और देखिए इतने आंकड़े जो हैं तो आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। अंत में जब एक टोटल आंकड़ा आएगा तो इसको भी पार कर जाएगा। लेकिन आप देखिए, आपको दिखाते हैं कि महाकुंभ के समापन और महाशिवरात्रि के इस ऐतिहासिक अवसर पर बनी हमारी ये खास सेगमेंट, ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां आस्था की गंगा अपने चरम पर है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर संगम नगरी श्रद्धालुओं से भर चुकी है। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं और भक्त अपने पापों से मुक्ति के लिए पुण्य स्नान कर रहे हैं। आज का दिन केवल महाशिवरात्रि का पर्व ही नहीं, बल्कि महाकुंभ के समापन का ऐतिहासिक अवसर भी है।
इस बार के महाकुंभ में करीब 65 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बना चुका है। ये महाकुंभ हर 114 साल में आयोजित किया जाता है और इसकी धार्मिक महिमा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस आयोजन ने न केवल आस्था के नए कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि देश विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित भी किया। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का ये संगम आस्था, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। आज महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर श्रद्धालु आत्मशुद्धि, आंतरिक शांति और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। इस महाकुंभ के समापन पर त्रिवेणी संगम पर लाखों भक्तों का जनसागर उमड़ा हुआ है। 45 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक आयोजन में 5 अमृत स्नान आयोजित किए गए थे, जिनमें श्रद्धालुओं ने आस्था और श्रद्धा के साथ स्नान किया। इस दौरान लगभग 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर आकर पवित्र स्नान किया, जो कि विश्व भर में एक अनोखी और अलौकिक छाप छोड़ने में सफल रहा। इस समापन दिवस पर संगम तट पर भक्तों का आस्थामय हृदय और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा दिखाई दे रही है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन एक ऐसा अवसर है जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये दुनिया भर में आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अद्भुत संगम का प्रतीक भी बन चुका है। ये आयोजन हमें ये सिखाता है कि जब लोग एकजुट होकर अपने धर्म, अपने विश्वास और अपनी आस्था के साथ एक साथ आते हैं, तो एक अद्भुत शक्ति का निर्माण होता है, जो पूरे विश्व को शांति और समृद्धि का संदेश देता है। आज का दिन इस समापन के साथ एक नई शुरुआत की ओर संकेत करता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु को आंतरिक शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आशा करते हैं कि आप सभी आज मंदिर गए होंगे। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज है और सभी पर भोलेनाथ कृपा करें, भगवान शिव जो हैं कृपा करें। इसी के साथ एक प्रश्न भी हमारा बनता है, क्योंकि कार्यक्रम जनमत है, तो पोल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमने आपसे प्रश्न पूछा, आपने लगाई महाकुंभ में आस्था की डुबकी। 98% देखिए, सुदर्शन के जो दर्शक हैं वो महाकुंभ से कैसे दूर रह सकते हैं। 98% लोगों ने कुंभ में जाके, महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगा भी ली है। खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर एक बार फिर हिंदू विरोधी नीतियों को लेकर आरोप लग रहे हैं। कोलकाता नगर निगम द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी गई और ईद पर एक के बजाय 2 दिन की, ध्यान से सुनिएगा, एक की बजाय 2 दिन की छुट्टी, हिंदू छुट्टी को हटा के यहां पर ईद की छुट्टी में ऐड कर दी गई, उसको छुट्टी घोषित कर दिया गया। जब यह सर्कुलर सार्वजनिक हुआ तो भाजपा सहित तमाम हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में नगर निगम ने इसे टाइपिंग एरर बताकर वापस ले लिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बंगाल सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों को उजागर कर दिया है। क्या कुछ है मामले में, यह जानेंगे हमारी बंगाल ब्यूरो चीफ संगीता झा से। एक रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता नगर निगम ने स्कूलों में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी थी, जबकि ईद की छुट्टियों को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया था, जिसके बाद राजनीतिक विवाद उठ गया। बीजेपी महासचिव जगन्नाथ चटर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाया जा रहा है। इसके बाद कोलकाता नगर निगम ने स्पष्ट किया कि छुट्टियों की लिस्ट सक्षम अधिकारी की सहमति के बिना जारी की गई थी। निगम ने पुरानी लिस्ट को रद्द कर सुधार करते हुए टाइपोग्राफिकल गलती और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला दिया। निगम ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार के आधिकारिक अवकाश कार्यक्रम के अनुसार नई सूची जारी की जाएगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए इसे इस्लामिक राज्य करार दे दिया है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनाते हैं, फिर बाकी का डिटेल आपको देंगे। बनर्जी की कार्यकाल में दुर्गा पूजा या जो भी पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घटेगी और ईद उल फितर का छुट्टी बढ़ेगा, यही तो स्वाभाविक है। ममता बनर्जी ने पन लिया है कि वो बंगाल को इस्लामिक खलीफेट करके छोड़ेंगे। और इससे पहले ममता बनर्जी के नजदीक वाले लोग, फिराद हाकिम साहब से लेकर बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। किसी ने बोला कि हिंदुओं को काट के हम भागीरथी में डुबा देंगे,
फिराद हाकिम साहब ऑन कैमरा वो कह चुके हैं कि उर्दू भाषियों की संख्या, उर्दू बोलने वाले की संख्या बढ़ानी पड़ेगी बंगाल में, सबको दावत देना है इस्लाम में। तो ममता बनर्जी वही प्लानिंग वो मटेरियलाइज कर रही है और स्कूलों में छुट्टी घटा के, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घटा के वहां पे मुस्लिमों की त्योहार की छुट्टियां बढ़ाई जा रही है। हिंदू बंगाली को समझना चाहे आगे आने वाले समय में कि अगर वो एक साथ नहीं हुए, एक साथ पॉलिटिकली वोटिंग नहीं किए, तो आगे आने वाले समय में उनकी सारी पूजा की छुट्टी। चलिए, आपने यहाँ पर सुकांत मजुमदार जी को सुना, उनकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि भाई वो तो पूरा यहाँ पर इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहती हैं। अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी का हिंदुओं के प्रति ऐसा रवैया पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने तमाम बड़े मुद्दों पर हिंदुत्व का खुलेआम विरोध किया था, या उनकी सरकार की बात आप कहिए। अब इसमें आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इमाम भत्ता 2012 हिंदुओं से देखिए, सरकार ने 2012 में इमामों और मुअज्जिनों को मासिक भत्ता देने की घोषणा की। हिंदुओं ने इसका विरोध किया क्योंकि हिंदू पुजारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और न्यायालय ने इस भत्ते को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। अब रुख करते हैं तेलंगाना से आई एक खबर का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को लेकर तमिलनाडु में जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। डीएमके सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, इसे तमिल भाषा और संस्कृति पर हमला करार दे रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हाल ही में कड्डलोर में कहा कि भले ही केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए का प्रलोभन दे, लेकिन उनकी सरकार इस नीति को लागू नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि यह नीति राज्य को 2000 साल पीछे धकेल देगी। डीएमके कार्यकर्ताओं ने भी हिंदी विरोध में चेन्नई सहित कई इलाकों में सरकारी नाम पट्टिकाओं पर लिखी हिंदी को काले रंग से पोत दिया। ये पहला मौका नहीं है जब डीएमके हिंदी विरोध को उभार रही है। इससे पहले भी वे हिंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डीएमके के कई शीर्ष नेता अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं जहां हिंदी एक अनिवार्य भाषा है। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने डीएमके की इस दोगली नीति पर सवाल उठाया कि गरीब बच्चों को हिंदी सीखने से क्यों रोका जा रहा है। दरअसल एनईपी 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि त्रिभाषा नीति के तहत किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। छात्र और राज्य सरकार अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्टालिन को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि हिंदी थोपने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन डीएमके इसे तूल देकर केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि अरबी भाषा पर चुप्पी क्यों? तमिलनाडु में डीएमके सरकार हिंदी के विरोध में मुखर है, लेकिन अरबी भाषा के बढ़ते प्रभाव पर चुप्पी साधे हुए हैं। राज्य में कई जगहों पर अरबी भाषा में शिक्षा दी जा रही है और सरकारी बोर्ड तक अरबी में लिखे जा रहे हैं, लेकिन इस पर डीएमके का कोई ऐतराज नहीं है। यह दोहरे मापदंड का स्पष्ट उदाहरण है। अब आपको बताते हैं कि एनईपी 2020 अवसर है या खतरा। इस पर बीजेपी का दावा है कि एनईपी 2020 यानी 2020 एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसमें छात्रों को कई भाषाएं सीखने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। वहीं डीएमके इसे तमिल अस्मिता से जोड़कर राजनीति कर रही है। अब तमिलनाडु में एनईपी 2020 पर मचा ये विवाद शिक्षा नीति से ज्यादा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। डीएमके ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भाषा विवाद को हवा दे रही है। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या भाषा सीखने के अवसर को राजनीति की भेंट चढ़ाना सही है? क्या गरीब छात्रों को हिंदी सीखने से वंचित रखना तमिलनाडु के हित में है? जवाब जनता को खुद तय करना होगा। इसी संदर्भ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, 2025 के शुरुआत में दिल्ली की विजय से हुई है और 2026 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। समय आ गया है कि तमिलनाडु में डीएमके की देश विरोधी सरकार को समाप्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि सभी लोग तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस लें। उनके द्वारा कहा गया कि तमिलनाडु में बनने वाली सरकार एक नए युग की शुरुआत करेगी। यहां भाई भतीजावाद की दुकान समाप्त होगी और यहां हमेशा के लिए भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। मैं तमिलनाडु भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का।
सभी लोग नए उत्साह के साथ लवरेज होकर, पैरों में गति लाकर तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। 26 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को उजागर किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन एक फ्रेंच पत्रकार और उनकी धर्मपत्नी ने किया, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शनी में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़, धार्मिक उत्पीड़न और अन्य अत्याचारों के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। हालांकि प्रदर्शनी में हजारों की भीड़ जुटने के बावजूद देश के आम हिंदू समाज की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह प्रदर्शनी एक गंभीर सवाल उठाती है कि क्यों हिंदू समाज इन अत्याचारों के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रदर्शनी का दौरा किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो प्रगति मैदान दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां पर बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर प्रदर्शनी का आयोजन इनके द्वारा किया गया, और देखिए इसमें हिंदू उत्पीड़न की सच्चाई को उजागर किया गया है। और यहां पर स्वयं एनएसए अजीत डोभाल जी ने प्रदर्शनी का दौरा किया और प्रदर्शनी ने देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान आकर्षित करा। और हम अनुरोध करते हैं सभी को ऐसे प्रदर्शनियों में जाना चाहिए, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में, और खास तौर पर बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसी को उजागर करते हुए यह तस्वीर थी। आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उसको भी जरा गौर से सुनिएगा। वो ऐसे एग्जीबिशन देखने का इंटरेस्ट नहीं लेता। कोई लोग इतनी मेहनत से, मैडम आपने कितनी मेहनत से इस एग्जीबिशन को तैयार किया, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? जैसे फ्रांसा ने बताया होगा, वो जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने बांग्लादेश बहुत कवर किया है। पहले कश्मीर कवर किया था, फिर बांग्लादेश में बहुत कवर किया था। तो इस एग्जीबिशन के लिए हमको जो टेक्स्ट था और जो डिटेल्स हैं, कहाँ से जो असली डिटेल्स हैं, ये नहीं कि जो प्रेस में सिर्फ लिखा है, अगर जैसे हुआ है तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, काफ़ी लोगों से मिले, फोटोज़ दूसरे लोगों से हमने सोर्स किए कि कैसे दिखाएं कि जो बुद्धिस्ट के साथ हुआ है, जो चिटागोंग में, ये जैसे 1971 बांग्लादेश वॉर है, वहाँ पर कैसे हिंदुओं के साथ किया है। पाकिस्तानी सोल्जर्स चेक करते थे कि हिंदूज है कि बांग्लादेशी मुसलमान है, उनका सर्कमसिशन से बहुत सारे यूथ को, ये बुद्धिस्ट मंक है, जो बहुत अच्छी तरह से इनको जानते थे लोग। इनकी डेथ हुई है 2002 में। ये क्रिश्चियंस का है कि उनके चर्चेस बर्न किए गए थे। ये तो बहुत मशहूर है कि बानियार 4 मैसेकर कहते हैं, इसमें बहुत सारे क्रिश्चियंस को मालूम है। ये अहमदिया मुस्लिम्स के साथ भी हुआ है, क्योंकि जो वहाँ के इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, मुसलमान हैं, ये उनको नहीं मानते हैं कि ये असली मुसलमान हैं, तो इनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ। लेकिन मैडम, First, I'm a French journalist living in India, married to an Indian, and I've been covering Bangladesh for many years, part of my South Asia coverage. And I noticed there in Bangladesh that minorities were persecuted. I'm talking about 2000 from 2000 to 2010. So I decided to start a small museum of Indian history, because, as you know, Indian history is not written as it happened, and one of our exhibitions is on Bangladesh, persecution of Hindus from 1947 to 1971. चलिए, आपने देखा किस तरीके से हिंदुओं के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर दिखाया कि कैसे बांग्लादेश में हत्याएं हो रही थी हिंदुओं की, और जो भी इस्लाम को नहीं मानता था उनके साथ किस तरीके की बर्बरता की जा रही थी एक पत्रकार के द्वारा और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा। ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसको सागर हमारे संवाददाता ने कवर भी किया, आप तक संदेश पहुंचाया कि जागरूक रहिए, जाइए ऐसे प्रदर्शनियों में।
अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। मामला बेंगलुरु का है, जहां बेंगलुरु में 150 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले को लेकर कर्नाटक लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय ईडी में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब वरिष्ठ भाजपा नेता एनआर रमेश ने इस संबंध में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पित्रोदा पर कर्नाटक वन विभाग की भूमि के अवैध अधिग्रहण और दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई सरकारी अधिकारियों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अब ये देखिए, कांग्रेस का करीबी और अवैध कब्जा। देखिए, सैम पित्रोदा को 1996 में कर्नाटक वन विभाग द्वारा चिकित्सीय पौधों के संरक्षण और शोध के नाम पर 5 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर दी गई थी। ये स्वीकृति तत्कालीन केंद्रीय वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई थी, लेकिन ये पट्टा 2001 में समाप्त हो गया था, जिसे 2011 तक जो है वो बढ़ाया गया था। उसके बाद 14 वर्षों तक इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा बना रहा और कोई नवीनीकरण नहीं हुआ। इस दौरान पित्रोदा और उनके ट्रस्ट ने सरकारी जमीन पर उगाए गए चिकित्सीय पौधों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। अब कांग्रेस की मिलीभगत और भ्रष्टाचार। देखिए, शिकायत के अनुसार पित्रोदा ने कथित रूप से रिश्वत देकर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया और केंद्र सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं दी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीबी होने के चलते पित्रोदा को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, जिससे ये घोटाला इतने लंबे समय तक दबा रहा। ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीति को फिर से उजागर करता है, जहां पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करती है। तो जांच में सामने आया है बड़े नाम। इस घोटाले में कई सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। शिकायत में कर्नाटक वन एवं पर्यावरण विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर, वनों के प्रधान मुख्य संरक्षण आर.के. सिंह, संजय मोहन, बेंगलुरु शहरी क्षेत्र के उप वन संरक्षक एवं रविंद्र कुमार और एस रविशंकर के नाम शामिल हैं। इन सभी पर फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, सरकारी जमीन के अवैध अधिग्रहण और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। अब कांग्रेस की भ्रष्टाचार की परंपरा। यह मामला कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार के मामलों से भरा पड़ा है, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, 2G स्कैम हो, कोयला घोटाला हो या नेशनल हेराल्ड केस। अब सैम पित्रोदा का यह मामला भी उसी कड़ी में जुड़ता दिख रहा है। अब देखिए, इस पर बीजेपी का हमला क्या है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी नेता एनआर रमेश ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि कैसे एक कांग्रेस नेता इतने वर्षों तक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर सकता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने ईडी और लोकायुक्त से तत्काल जांच की मांग की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। यह मामला कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीति और उसके नेताओं की दोगली राजनीति को दर्शाता है। सत्ता में रहते हुए सरकारी संसाधन होते हैं, उनका दुरुपयोग और पद का लाभ उठाने की कांग्रेस की प्रवृत्ति बार बार सामने आई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कानून पित्रोदा और अन्य आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करेगा या कांग्रेस फिर से अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर इस मामले को दबाने का प्रयास करेगी। तो सैम पित्रोदा के ऊपर 150 करोड़ के भ्रष्टाचार का यह संगीन आरोप है। इस पर सच्चाई कितनी सामने आती है और क्या एक्शन होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई और इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा, भ्रष्टाचार का भंडार है क्या कांग्रेस? ये हमने आपसे प्रश्न पूछा। 97% लोगों ने कहा हां, 3% ने कहा ना। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले के बाद अब राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा जो है वो गर्म हो गई है। संजीव अरोड़ा के विधायक बनने की स्थिति में राज्यसभा की एक सीट खाली हो जाएगी। ऐसे में अटकलें तेज हो गई है कि संजीव अरोड़ा की जगह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा सांसद बनकर राज्यसभा जाने की संभावना है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने फिलहाल इन अटकलों को नकार दिया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं तो यह कदम अरविंद केजरीवाल के लिए एक संभावित नया राजनीतिक रास्ता खोल सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद केजरीवाल के लिए राज्यसभा जाना एक रणनीतिक निर्णय साबित हो सकता है। यह जरूरी भी है, जिससे वो केंद्र की राजनीति में ठीक से सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो मीडिया सूत्र जो है वो पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मीडिया सूत्रों का कहना है कि वो राज्यसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों स्रोत बिल्कुल गलत हैं।
अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन वो किसी एक सीट तक सीमित नहीं है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी को इस बार मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया। खुद अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से हार का स्वाद चखना पड़ा। यदि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखिए, राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला महज पंजाब की राजनीति तक सीमित नहीं है। यदि संजीव अरोड़ा चुनाव जीतते तो राज्यसभा की सीट खाली होगी, जिससे अरविंद केजरीवाल को उच्च सदन में भेजने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और सीएम आवास खाली किया तो राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने अरविंद केजरीवाल को अपना आवास दिया था। वर्तमान में फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ रहते हैं, जो संजीव अरोड़ा के नाम पर आवंटित है। राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषक मानते हैं कि अगर हालात अनुकूल हुए तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में जा सकते हैं। अब सबकी नजरें लुधियाना वेस्ट उपचुनाव व इसके नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन अब इस पर तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पंजाबी में हमारे बोलते हैं बिल्ली थैले तो बाहर आ गई, मतलब कहने का भी जो थैला है उससे बिल्ली बाहर आ गई है। बिल्ली मतलब केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। इसीलिए तो ये सब कुछ, ये तो अन्ना हजारे जो मूवमेंट थी वो सारी ताकत के लिए खा गया। आज इसने देखो इतना बड़ा, मैंने कभी धोखा देखा नहीं। जो एमएलए वहां पे, क्योंकि उनकी गोली लगने से उनकी हत्या हुई, और वो एमएलए जिसके अभी 2 साल पड़े थे, इनको तो मौका मिल गया, अभी उसकी हत्या हो गई। अब कैसे सीट खाली करवानी है, क्योंकि अगर उनके परिवार को, क्योंकि उनके वाइफ भी हैं, वो भी बहुत लंबे चरसे 3 बार काउंसलर रहे हैं और वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको कोई नहीं भी हमारा एमएलए एक मर गया, गोली लगने उसके परिवार में मातम छाया हुआ है, वो नहीं। गुरप्रीत गोगी जी को उनको नहीं, जो लोगों की डिमांड थी। पर ये देखा भी किस तरीके से, अगर तो ये संजीव अरोड़ा जी पहले तो बनेंगे नहीं। अगर एमएलए बन गए तो एमएलए एमपी 2 चीजें तो रखेंगे नहीं, एमपी केजरीवाल जान जाएंगे। अगर एमएलए की सीट अरोड़ा साहब हार गए तो उनको कहेंगे भी आप तो एमएलए की सीट नहीं जीत सकते, भी एमपी इतनी बड़ी चीज आपको क्यों दें। तो दोनों चित भी और सब पट भी, ये दोनों चीजें हैं जो वो केजरीवाल जी की हैं। और भगवंत मान ने क्लियर ग्राउंड बना के उनको, उस परिवार को बिल्कुल डरा धमका के, उसे अंदर इग्नोर करके इनको टिकट दी है। और चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। मन तो और था, और भी मुद्दे आपके लिए तैयार थे, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन रात को 12 बजे इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।